Hello. Hi, everyone. This is Sanket from CAT Credentials. Just thought that I'll make this video after this second day of CET and just one more day remaining. Ideally, this CET examination would have gotten over by today, but because of the number of applicants are increasing year over year. You must have seen that in case of CAT as well. But there are two more slots for tomorrow, which are remaining slot 5 and slot 6. But I myself gave the examination in slot 1 yesterday. Uh, Based on the responses that I've gotten from my students, I realized that I'm the lucky one because slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, wide range of variations in terms of the questions that was noticed. तो आपको क्या करना है कि कुछ लोग जो स्लॉट वन से थे, ऐसा नहीं कि वो लकी निकल जाएंगे। स्लॉट टू से है तो स्लॉट वन स्लॉट टू वाले है वो लकी है। स्लॉट थ्री स्लॉट फोर वाले हैं, उनका पेपर मैंने सुना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेयर टू सम अदर स्लॉट्स लाइक वन एंड टू। तो उन्हें जेबीआईएमएस में जाने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं होगी। But let's take a look and deep dive into first slot one, the paper that I gave, as to what we could learn from that. What was the difference in slot 3 and 4? Uh, what can be the preparation style for slot 5 and slot 6? Very generic recommendations to you guys, but super effective is what I would say. And where do we see the cutoff for JBIMS and the other colleges out there uh, based on that? So just, basis this, let's go and check what have we got, and let's break it down section by section. So, cool. So I have with me over here quantitative aptitude. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी सुलझा हुआ सेक्शन था। अगर मैं मेरे मेरे स्लॉट की बात करूँ तो स्लॉट वन में काफी सुलझा हुआ सेक्शन था। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दोज हु हैव बीन पार्ट ऑफ सीईटी या फिर कैट विद कैट क्रेडेंशियल्स, they would have found that some of the questions were directly copy pasted from our notes. I'm not even trying to market this, but हमारा जो बेसिक लेवल का जो फंडा रहता है कि हम लोग एट द स्टार्ट ऑफ फेब से लेके अप्रैल तक हमारा जो जर्नी रहता है, उसमें कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कवर करते हैं। एंड द आइडिया है कि ये सीईटी लेवल के क्वेश्चंस, एनमैट सीमैट लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सारे ये फेब से लेके अप्रैल के टाइम स्लॉट में कवर अप हो जाने चाहिए। So if you see some of the questions, they were copy pasted, directly copy pasted in slot one examination. Just to give you a little bit of an idea what that question was, कि मैंने देख के मैं चौंक गया था और मैंने विदाउट इवन सॉल्विंग मैंने आंसर मार्क कर दिया था। वो था एचसीएफ एलसीएम के ऊपर। एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कहा गया था कि एचसीएफ एंड एलसीएम, और सॉरी, देर आर थ्री नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 3x। मैं x अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, लेकिन 3:4:5। तो दोज नंबर्स आर 3x 4x 5x, और उनका जो एलसीएम है वो है 2400, कुछ तो ऐसा था। आपको पूछा गया था कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी एचसीएफ ऑफ दिस वन। ये हमारे डायरेक्ट नोट में से क्वेश्चन लिया गया। Then there are other questions which was very similar to what we learn in averages. Averages तो मतलब भर भर के I had taught के बहुत सीईटी में हमारे लेवल ऑफ एवरेजेस के जो मेथडोलॉजीज होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एवरेजेस का एक क्वेश्चन था कि देर आर 24 स्टूडेंट्स जिसका एवरेज वेट इज सम, लेट्स टेक एनी रैंडम नंबर, मैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन कुछ तो 35 kgs है। और एक प्रिंसिपल ऐड हो जाते हैं इसमें। तो प्रिंसिपल ऐड होने के कारण 400 ग्राम बढ़ जाता है वेट। तो 400 ग्राम बढ़ने के कारण जो 25 लोग हैं उनका वेट टोटल क्या हो जाएगा। ये तो ये हम लोग कुछ सॉल्व किए थे ऐसे सारी क्वेश्चंस, एंड वी वर एबल टू फाइंड इट आउट कि कैसे सॉल्व करना है। सो इट वाज वेरी मच डूएबल। But just to give you an understanding, slot one ka cons, and slot one, a paper as a whole was very easy. Slot one, I won't say कि आंख बंद करके solve कर सकते हो, but if you were able to strategize it properly, if you were able to sort it out, any जो मेरा थियरी रहता है कि कोई भी पेपर ले लो, कैट सीईटी एनमैट स्नैप, कोई भी पेपर ले लो,
तो उसमें 70% ऑफ द पेपर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन इजी, देन 20% इज गोइंग टू रिमेन मीडियम, एंड 10% इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मैं ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो नीचे ले लेता हूँ ताकि मुझे और जगह मिल जाएगी फॉर रिकॉर्डिंग। Cool. So difficult होता है. Now, if you are able to identify these 90% of the questions, I am 101% sure that you would have been able to cover up all the 200 questions in the first go. और ये जो 10% है, 10% जो बच जाते हैं वो आखिर के 20-25 मिनट में आप आसानी से कर लेते थे। बट अगेन फोकसिंग वेरी कॉमनली ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज फिल्ड विद क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। मेजरली मैंने देखा कि अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक जाए तो मुझे टॉपिक बाय टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस दिखे, रेशियो प्रोपोर्शन, और इसी का एक्सटेंशन जो है हमारा पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे कुछ, के पार्टनरशिप के कुछ 3 क्वेश्चंस थे। जैसे कि सम पीपल हैव इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर 3 3 इयर्स, तो वो 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद में कितना होता है। तो एक तो डायरेक्ट था कि सम गाइज हैव इन्वेस्टेड, जो फैशन होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम फ्रेम इज टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम फ्रेम। सिर्फ यही आप अगर फॉर्मूला यूज करते तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। इसका दूसरा पोर्शन था कि कुछ लोगों ने, सम ऑफ दीज गाइज हैव आल्सो इन्वेस्टेड, कि पहले बार कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, और फिर दूसरे साल में दूसरा अमाउंट होता है। मतलब लेट्स से संकेत हैज इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज फॉर year 1, but in year 2 he decided to invest 2 लाख रुपीज more for the next 2 years। तो यहाँ पे ये 1 साल के लिए अमाउंट हो जाएगी, यहाँ पे ये 2 साल के लिए अमाउंट हो जाएगी। Let's say Vinay has invested 2.5 lakh rupees for year 1, but then he decided to withdraw 1 lakh rupees from year 2 onwards। तो मतलब उस वो सिर्फ 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। और वैसे ही एक तीसरा बंदा है, लेट्स से देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड जॉर्ज हु हैज इन्वेस्टेड लेट्स से 3 लाख रुपीज फॉर 3 इयर्स। तो you just have to take the ratio and then you were supposed to find out that what is the ratio of their investment। I think इसका आंसर कुछ 19:19:18 कुछ तो ऐसा आया था। मैंने शायद से इसमें ये फाइंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी थी। बट easily these questions were could have been solved in very short amount of time। तो रेशियो प्रपोर्शन के काफी सारे क्वेश्चंस थे, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप। इफ वी मूव टू दी another application of this one, which is simple interest compound interest। सिंपल इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया गया था कि लेट्स से इफ यू वर सपोज टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 साल के लिए उसका अमाउंट कितना होता था। वेर एज कंपाउंड इंटरेस्ट में एक उन्होंने कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट करने के लिए कह दिया था कि अगर आप 9 मंथ के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो एट द रेट ऑफ लेट्स से सम X% पर क्वार्टर था, ये पर क्वार्टर था। तो द वे दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड इज बाय, मतलब एक तो आई थिंक दिस वाज 4% पर 16% पर क्वार्टर, कुछ तो वैसा था। तो उसको मैं अगर पर क्वार्टर कर दूं तो 1.04 to the power 3, 3 साल के लिए तीन तीन आता है, बिकॉज 9 मंथ है। 9 मंथ इज नथिंग बट 2/3 ऑफ पर्टिकुलर ईयर। तो आप उसको काटोगे छाटोगे तो इट्स मोर और लेस कि आपको 1.04 का क्यूब लेके सॉल्व करना था एट द एंड ऑफ द डे, and the answer could have been easily been found out through these particular sessions। तो ऐसा ऐसी है कि भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन जो था वो जो सिंपल इंटरेस्ट का था जो मैंने कहा था, दैट वाज रीपेमेंट वाला क्वेश्चन। तो अगेन वेरी इजी ones, the questions that we had solved in the initial days of Feb to April, if you were present for those sessions, and even if you would have just solved it from all the question banks that we had provided earlier, I think those were very much doable, not something that would have taken quite a lot of time। Then we come to percentages।
परसेंटेजेस एज अ टॉपिक इज नॉट समथिंग दैट आई वुड से कि ज्यादा क्वेश्चंस थे इसके, लेकिन एप्लीकेशन काफी अच्छा था. सो लेट्स से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के ऊपर क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे A%, B% एंड C% दिया हुआ है आपको. A+B+AB/100, ये फॉर्मूला 2 बार लगा के आपको आंसर मिल जाता था. तो परसेंटेज के लिए ये था. बट देन इसी के एप्लीकेशन में, परसेंटेज के एप्लीकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बहुत सारे इन द सेंस आई वुड से क्वाइट अ लॉट, बट देन एटलीस्ट 2 to 3 questions were there. I'm not able to recollect exactly what kind of questions were there, but some of those were, एक तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का परसेंटेज, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया था. और दूसरा था कि पर यूनिट, अगर कोई एक चीज अगर बेची जा रही है 14 रुपीज में, सम नंबर ऑफ यूनिट्स आर गेटिंग सोल्ड एट 12 यूनिट्स आर सोल्ड एट 14 रुपीज, देन अगर उसको मुझे 20% प्रॉफिट पे बेचना होगा तो कैसे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा. And let's say 15 units were sold at rupees 20, तो ये कुछ लॉस बना रहा है, ये कुछ प्रॉफिट बना रहा है. तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे टोटल कितने में बेचना पड़ेगा. सम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट अगेन एबल टू रिकलेक्ट व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज, बट दीज वर समथिंग आई वुड कैटेगराइज इनटू राउंड 2 क्वेश्चंस. मतलब राउंड 2 मतलब एक बार हम लोगों ने सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. That's how I would have tackled these questions. I wouldn't have spent quite a lot of time into these questions at all. तो ये था परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. SI CI भी यहाँ पे आ गया था. Then we look into my favorite topic, which is time, speed, distance, and time and work. If someone has to mm, make your life difficult, they would have started making your life difficult by tweaking the questions from time and work. Time and work के लेकिन काफी इजी क्वेश्चंस आए थे. एक क्वेश्चन तो पाइप्स एंड सिस्टम्स पे आया था कि देयर आर 36 पाइप्स. उसमें से कुछ पाइप थे जो ड्रेनेज के थे, जो वेस्ट लेके जाता है, और कुछ जो थे वो इनलेट के थे जो पानी लेके आता है. ना वो जो क्वेश्चंस थे, इफ यू वुड हैव सीन कि इसकी मुझे नंबर ऑफ आवर्स जो ये भरता है पूरे टैंक को, एंड ये पूरा ड्रेन करता है पूरे टैंक को, ऐसा कुछ डेटा दिया था. और आपको पूछा गया था कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स द होल टैंक वुड बी फुल. सो अगेन वेरी मच एफिशिएंसी के हिसाब से सॉल्व किया जा सकता था इसको, and you would have just been able to solve it in a very proper manner. I think I would classify this into round 1 question for sure. राउंड 1 क्वेश्चन में आसानी से आप कैटेगराइज कर सकते हो इसको. दूसरा क्वेश्चन जो होता है टाइम एंड वर्क के ऊपर, वो नंबर ऑफ मेन into number of days into number of hours is equal to number of men, sorry, M2D2H2. ये फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है. एक एक उसमें बताया गया था कि देयर इज अ पर्सन ए जो 10 दिन में काम खत्म करता है, एंड देयर इज अ पर्सन बी जिसकी एफिशिएंसी ए की 2/3 है. तो अगर ए की एफिशिएंसी 1/10 है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3 इंटू 1/10, विच इज 1/15. तो ये 15 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन ये 8 घंटे काम कर रहा है, ये 5 घंटे काम कर रहा है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स नंबर ऑफ डेज, एंड देन यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली. मतलब मुझे एग्जैक्टली अगेन फिगर्स याद नहीं है, बट देन ऐसे ही एक क्वेश्चन था, another question which you should have been able to solve in round 1. तो भगवान को थैंक यू बोल देना कि यू आर एबल टू गेट क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी इजी फॉर टाइम एंड वर्क. अदरवाइज इफ दीज क्वेश्चंस कम रियली डिफिकल्ट, देन इट बिकम्स काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाता है ये सारे क्वेश्चंस को, इफ आई कैन ट्वीक एंड ट्विस्ट इन दैट वे. राउंड इसके बाद में आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस. टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी कुछ काफी प्यारे क्वेश्चन थे, जैसे कि इफ अ पर्सन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ s, will take time t to cover a distance d if it is going in over a cycle. I'm not sure how the exactly question was worded, but थोड़ी भावनाओं को समझो कि अगर वो ही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई वॉक करके जाएगा, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड इन ट्वाइस द टाइम एट सम स्पीड. तो ये था साइकिल का स्पीड, ये था वॉकिंग का स्पीड. तो मुझे बताओ
कि what was the ratio of speed of walking divided by speed of cycle. So you just have to apply the same very basic, मतलब in time, speed and distance, if you can't tweak this simple formula, आपको सारे formulas थोड़े से कठिन लगेंगे. So it was just a ratio of S1 T1 by D1 equal to S2 T2 D2. इसी का आपको रेशियो लेना था और उसका आपको आंसर 1/4 मिल जाता था. तो ये एक क्वेश्चन था. और दूसरा एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर दैट आई रिमेम्बर वेरी nicely. That is because I left that question for round 2 या फिर round 3 के लिए मैंने छोड़ दिया था, which is अपस्ट्रीम के कुछ एक स्पीड दी गई थी एंड डाउनस्ट्रीम के कुछ एक स्पीड गई थी एंड देन यू वर सपोज टू फाइंड आउट यूजिंग द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला. तो दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी मच डूएबल. So time, speed, distance, and time and work, which was fortunately very easy. They did not complicate it for any specific reason as such. तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस था. मूविंग ऑन टू probability and competition combination, my favorite topics, which usually I hate solving in CAT, but I love solving in CET, is because probability के questions जो आए थे काफी प्यारे थे. जैसे कि एक question था जिसमें आपको एक मटके में बोला गया था कि इसमें कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स है, लेट्स से 5 ब्लू कलर मार्बल, 3 रेड कलर मार्बल एंड 4 ग्रीन कलर मार्बल्स, और इसमें से आपको 3 मार्बल निकालने हैं. तो बताओ कि, सॉरी, 2 मार्बल निकालने हैं, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड हो. तो इट वुड हैव बीन इजीली के 5 + 3 = 8, 8 + 4 = 12, सो 12 C2. और मुझे 2 रेड मार्बल्स चाहिए, सो 3 C2. तो ऐसे करके आपको आंसर आ जाता था. देन देयर वाज अनदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जिसमें कहा गया था कि देयर वर 2 स्पेसिफिक कार्ड्स व्हिच वर गिवन. लेट्स फॉर एन एग्जांपल टेक, एक कार्ड था कि स्पेड ऑफ 7 ऑफ स्पेड एंड हार्ट के लिए किंग. तो मुझे ये 2 पत्ते स्पेसिफिकली निकालने फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो ये एक स्पेसिफिक कार्ड 52 के डेक से निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 1/52. ये भी स्पेसिफिक है, इसका प्रोबेबिलिटी तो 1/52. तो ये दोनों निकालने के लिए 1/52, 1/52, 2/52, विच इज नथिंग बट 1/26. सो एक और कुछ तो the question I'm not able to recollect it, but probability was also surprisingly very easy. So people who were there in slot 1, including me, बस आपने कुछ तो पुण्य किए थे पिछले जन्म में, तो आपको इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए थे, मैं बोल सकता हूँ ये सारे स्लॉट में से. सो overall, if I have to give a rating for quantitative aptitude from slot 1, I would rate it as 4.5 out of 5. Easy था. If you would have strategized it very nicely, then strategize मतलब कि round 1 would have been all the question for easy questions के सारे easy solve कर लो. Round 2 would have been for मीडियम लेवल क्वेश्चन, तो वो बाद में देखते हैं हम लोग. और राउंड 3 वुड हैव बीन फॉर डिफिकल्ट वन, कि आखिर के 20 मिनट में, 30 मिनट में हम लोग इनको सॉल्व करते थे. तो राउंड 1 एंड राउंड 2 तो आसानी से सारे सॉल्व हो जाने चाहिए थे, इज व्हाट आई वुड से. I would not say the same for slot 3 and slot 4, because I got to know from my students के कुछ तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली जैट से ही उठाया गया था, जैट 2021 के पेपर में से ही उठाया गया था. देन सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो एलआर का था. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, I'll talk about the other slots a little bit later, but then for other slots I would mark it as, let's say, anything between 3 to 3.5, slot 3 and slot 4 के लिए, out of 5. While some would debate कि ये 3 और 3.5 कैसे कर रहे हो, it should be 2, 2.5, 3. तो मेरा मानना ये है कि even though a particular slot is very difficult, if you strategize these 3 rounds in a very specific way, I think it should be very easy for you to go through it. And it's not what I believe, it's what some of my students who have been scoring really good in mocks, they had mentioned us. Okay, I'll also tell you how to tackle this if, let's say, tomorrow's examination is like slot 3 and slot 4.
But that was my overall impression about slot one for quantitative aptitude. Logical reasoning was a little bit mixed feelings about logical reasoning. I thought that, in my opinion, CET would have been a little bit more intensive. मैंने सिलेक्शन डी सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस देखे ही नहीं. uh, पता नहीं मतलब ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आए. देन उसके बाद में डेटा या फिर डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस थे ही नहीं. Then there were many questions which were coming from, if I have to take a look at the topic, syllogisms के काफी सारे questions थे, and I was at an advantageous position because I love this topic. Whenever I have tried to solve logical reasoning as a topic in CET, I scout for syllogisms. और syllogism की क्वेश्चन भर भर के आए थे, और दो तरीके के थे. एक तो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, एंड देन आपको सिलेक्ट करना था ऑप्शंस में से कि वन एंड टू बोथ कंक्लूजन मेक सेंस, ओनली वन मेक सेंस, ओनली टू मेक सेंस, बोथ मेक, सॉरी, नीदर मेक सेंस, या फिर नन ऑफ दीज. कुछ तो वैसे सारे ऑप्शंस थे, और आपको कुछ वेन डायग्राम्स दिए गए थे. और वेन डायग्राम में से आपको ढूंढना था कि विच ऑफ दीज वेन डायग्राम्स वुड सिग्निफाई दी ऑप्शंस में. मतलब उल्टा किया था, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए थे और आपको वेन डायग्राम से आंसर ढूंढने थे. आपको यहाँ पे वेन डायग्राम दिए थे, उससे आपको स्टेटमेंट्स ढूंढने थे कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स मेक सेंस. सो सिलॉजिज्म एज अ टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे लॉजिकल रीजनिंग में. Then there were questions on logical reasoning on the sequences. Sequences के again काफी सारे questions आए थे. I'm not sure that इतने सारे questions क्यों थे. जैसे कि uh, कुछ numbers दिए गए थे, एंड यूजिंग दीज नंबर्स आपको जानना था कि एक तो ऑड मैन आउट वाले कौन से नंबर्स है, या फिर अगला नंबर कौन सा आएगा. या फिर दे वुड हैव गिवन क्वेश्चंस जैसे कि there was one sequence which was given, and based on that sequence you have to predict के दूसरा sequence क्या बोलेगा. Two sequence were given, और उसमें दो सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस का लॉजिक दिया था, आपको दूसरे सीक्वेंस का आंसर ढूंढना था. वो एक था. देन देयर वाज समथिंग एल्स, आई एम अराउंड सीक्वेंसिंग, बट इसके काफी सारे क्वेश्चंस थे. Mind well that some of those questions were difficult ones and some were very easy ones. Not because I am very good at sequencing वैसे, but मुझे एक first impression में ही पता चल जाता है कि which questions were supposed to be solved and which questions were supposed to be left out. तो इसमें I would say कि 50% questions could have been left out in that sense. तो ये questions थे. Then there were some of the questions which were there on the arrangement के MNOPQRS के बारे में दिया गया था, और कहा गया था कि M हमेशा स्टार्टिंग में बैठेगा, फिर N हमेशा P के पहले ही आएगा, और N के पहले M आएगा. सो ऐसे कुछ कंडीशंस दिए गए थे, और इसके ऊपर आपको तीन चार क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो अगेन दिस वाज वेरी मच डूएबल. But then I had left this for round two because I wanted to focus more on the easy topics which were coming over there. तो ये एक सीक्वेंस का टॉपिक था. ऐसे काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे. अगेन लॉजिकल रीजनिंग इज, आई वुड से इट वाज फेयर सेक्शन. जहां मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 4.5 दिया था, मैं इसको 3.84 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 5, जहाँ पे इट वाज डूएबल if you were again leaving out the difficult ones and coming back to those logical. I think logical was the tricky part of all the parts that I had seen in the CET examination. You had to take a look at it in a very strategic way. So मैं इसको 3.8 to 4 दूंगा 5 में से. ठीक है. अगेन आई वुड कम बैक टू हाउ टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए, स्लॉट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं आपको. द मोस्ट इजीएस्ट कोई अगर सेक्शन आया था वो था डेटा इंटरप्रिटेशन का. एक तो था जिसमें, अरे ये क्या हो गया, एक तो था जिसमें ऐसे एक पाई चार्ट दिया था, और इसमें वीट, बार्ली, राइस, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग तरीके के चीजें दी गई थी. ये 18 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है. भले ही 70 डिग्री दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कुछ दिए थे. एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि अगर टोटल एरिया अंडर प्रोडक्शन है 1.5 थाउजेंड एकर्स या फिर वैसा कुछ,
तो राइस का कितना है, वीट का कितना है, बार्ली का कितना है, जवार का कितना है, और बाकी सारे ऐसे कुछ सीरियल्स एंड पल्सेस दिए गए थे। तो उसके ऊपर कुछ 5 क्वेश्चंस थे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी डूएबल क्वेश्चंस। मैंने जो मेरे सेशंस अटेंड करता है मैं उनको बताता हूँ कि अगर ऐसे कुछ आते हैं तो इसमें डिफिकल्टी यही आती है कि मैं ये जो 18 डिग्रीज है या फिर 7 to 2 डिग्रीज है, ये डिग्रीज को आप जब भी कन्वर्ट करने जाते हो ऐसे परसेंटेज में कि 18, 25, सो दिस बिकम्स 5% एंड देन 5% आप ये निकालना है, तो आपको सिर्फ एक ही फिगर निकालनी है और ये 18 के बलबूते पे आपको ये निकालना है। तो दिस इज 4 times 18। सूर्य के बाद आपको दिया होगा अगर 54 डिग्री, तो दिस इज 3 times। तो एक मुझे 18 इज 5 डिग्री पता चल गया तो मैं इसके मल्टीपल लूंगा, 3 3 टाइम 4 टाइम। बट आई गेट इन टू दीज डीपर पार्ट्स इन द क्लासरूम सेशंस ऑफ आवर्स। बट काफी डुएबल था, वेरी इजी। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये अगर किसी लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो दे आर लूजिंग आउट ऑन द एडवांटेज ओवर हियर। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक अलग और सेट था कि आपको दिया गया था एक ऐसे बार चार्ट्स दिए गए थे, और दिस वाज फॉर ऐसे X Y and Z, और आपको इसके इनकम लेवल्स दिए गए थे, इनकम लेवल दिए गए थे, और आपको पूछा गया था कि Y का ये 2007 होगा, ये 2008 था, 2007 से 2008 में Y का इनकम लेवल कितना चेंज हो गया, या फिर 2005 2006 में एक्स का कितना एवरेज इनकम लेवल है। सो अगेन हम लोगों ने क्लासरूम में सीखा था कि एवरेज फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है कि हम लोग सब कुछ सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, एंड वी गेट एवरेजेस। और एज दी अदर मेथोडोलॉजी वाज कि हम लोग एक बेस नंबर पकड़ते हैं और उससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। So if you would have solved this question using base and standard deviation methodology, आप मन में सॉल्व कर सकते थे, you wouldn't even have to touch your pen, so that आपका टाइम बच जाता था वहां पे। सो दिस वाज अगेन वेरी इजी सेट। आई वुड मार्क दिस एज 5 out of 5। अगर इसको 5 से कम अगर मैं मार्क दे रहा तो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड बी मेकिंग एनी सेंस इन दिस केस। सो डेटा इंटरप्रिटेशन वाज डैम इजी, समथिंग टू लुक आउट फॉर। लेट मी जस्ट ओके। वर्बल एबिलिटी एंड आरसी, लेट मी स्टार्ट विद आरसी। आरसी काफी जो थे इलेबोरेटेड थे, बट इजी थे। अगेन आई वुड नॉट से कि काफी इजी थे, काफी लंबा चौड़ा आरसी का पैसेज था। टाइम बहुत चला जा रहा था उसमें। सो माई ऑलवेज वेन एवर आई टीच माई स्टूडेंट्स, वेन एवर मैंने आपको, अगर आप मेरे क्लासरूम में बैठे हुए होगे तो मैंने आपको कहा था कि आरसी करते वक्त हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि आप लेंथ देख लो। अगर लेंथ काफी ज्यादा बड़ा है then always read the questions and options of all the questions first and then go on to reading the passage, because आप पैसेज पढ़ते हो ना तो आसानी से आपको क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाते हैं। दैट्स बिकॉज इट्स वेरी मच डायरेक्ट रिलेशन। ऐसे कुछ वो कैट के जैसे क्वेश्चन नहीं देते कि आपको समराइज करना होता है, इन्फर करना होता है, कंक्लूड करना होता है, देयर इज रीडिंग इन बिटवीन द लाइन। सीईटी में वैसा नहीं होता, सीईटी में डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं। In case of so just to conclude on RC, I think there were two RCs, very much doable, very much scoring. So I would say these were somewhere between easy to medium। वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे आई वुड से दे वर मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता कि इवन आई कंसिडर माय वर्बल एबिलिटी एज गुड टू, मतलब नॉट एक्सीलेंट बट गुड टू एक्सीलेंट के बीच में कहीं पे तो। एंड इवन आई वाज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस लाइक के आपको इलस्ट्रेट, इलस्ट्रस, देन इलस्ट्रेशन, ऐसे कुछ दिए थे और आपको बोला गया था कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा हो। ऐसे कुछ 4 5 क्वेश्चंस आए थे, एंड देन आफ्टर यू अरेंज दीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यू हैव टू फाइंड आउट कि एक तो पहला कौन सा होगा, या फिर मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, या फिर तीसरा कौन सा होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। आई थिंक दोज वर वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। देन द अदर ones that I remember were
एक तो था कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के काफी कम थे लेकिन सिनोनिम्स के काफी ज्यादा थे। जैसे कि आपको एक दिया गया है वर्ड जर्मेन, तो जर्मेन का मीनिंग क्या है बताओ। या फिर देयर वर अदर क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। सो इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ crowd which sits for this examination, and it gets really difficult. तो एक और था कि if someone would have been so I always recommend whenever you start reading these kind of books, I always recommend you guys to purchase this Word Power Made Easy. uh, Always go through this book at least 3 times whenever you're preparing for these kind of examination. उसमें से एक क्वेश्चन आया था लोक्वेशियस या फिर लोकेशियस, जो जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस करो, लोक्वेशियस। एंड वो लोक्वेशियस का डायरेक्टली आपको मीनिंग पूछा गया था। सो मीनिंग्स वाले कुछ क्वेश्चंस थे। आई माई सेल्फ वॉज नॉट एबल टू सॉल्व सम ऑफ देम, तो मैंने तुक्का मार दिया वहां पे। बट देन देयर वर कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस, जैसे कि आपको सेंटेंस दिया गया है और वो सेंटेंस में से आपको ढूंढना है कि पार्ट ए में ग्रामेटिकल एरर है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है, पार्ट डी में है, या फिर देर आर नो एरर। ये भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, इसके 3-4 क्वेश्चंस थे। एंड आई बिलीव दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। आई थिंक इसमें एरर नहीं था। तो if someone is not good with grammar and the application of it, that would have hampered their performance over here. But ye bhi kafi, I think these were easy. I think I would categorize them as medium level questions, not easy. It would be unfair of me to calling these questions as easy ones. But yeah, I think ये इतने सारे questions थे। वर्बल काफी elaborate था, and one of the part for, आई थिंक मैं अगर सारे क्वेश्चन ले लूं, अगर इसको मुझे रेट करना है, बिफोर दैट आई हैव टू रीड दिस सेक्शन। अगर मुझे रेट करना होगा तो बिकॉज ऑफ आरसी एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई वुड रेट दिस समवेयर बिटवीन 3.5 to 4 out of 5. Let's say I would call this as 3.75 out of 5. uh, Not completely doable and not completely easy, but somewhere in between over there. So yeah, I think 3.75 would be a fair rating to give. One part that which is very much necessary while solving these questions, I my strategy was always कि आप sections देखो, and sections में आपका strong hold है, solve according to that. But in this uh, एग्जामिनेशन सेक्शंस नहीं थे ऐसे कुछ, बहुत कुछ जम्बल्ड था। एंड जंबल से मुझे याद है पैरा जंबल के क्वेश्चंस नहीं थे बाय द वे, ठीक है, दैट वाज वेरी मच शॉकिंग। पैरा जंबल के क्वेश्चंस नहीं थे, इट डिड नॉट, इट केम एज अ सरप्राइज टू मी। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं थे, अगेन दैट वाज सरप्राइज। बट देन अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, के क्वेश्चंस जंबल्ड थे। इट वाजंट अ चंक के मैंने देखा कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन एक चंक में नहीं आए थे, बीच बीच में आ रहे थे। उसके बाद में कॉन्ट्स के जो कुछ क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी एक बार आया फिर बाद में नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ था। सो आई वुड गो ऑन टू से कि the questions were easy but they were just jumbled. So your overall strategy कि मैं एक पूरा सेक्शन जो है easy 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 मार्क करूँ। And uh, again I have some problem with the kind of interface that these guys have कि आपको आप यहाँ पे आगे जाने का बटन, ये बटन नीचे है, एंड मार्क फॉर रिव्यू ऐसे स्क्रीन के ऊपर है। तो ये इट इज नॉट समथिंग वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि आपको यहाँ पे मार्क करना है देन ओके करके आगे जाना है। So those who are leaving questions for round two, just ensure that you are saving your time from navigating all of these things on the screen. So I hope you guys are solving mocks. अपने mocks में ये सब कुछ होता है। So this would be my impression of the paper. And then let's go back to the next topic, which is abstract reasoning. Now this one was, I would, मैं start ही करता हूँ rating से, I would give this somewhere between 4 to 4.5. काफी easy था। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस थे। एक तो था वाटर या फिर मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस। देन देयर वाज क्वेश्चंस के सीक्वेंसिंग में थे। सीक्वेंसिंग वाले कैसे थे कि आपको 3 नंबर्स, 3 दिए गए, आपको चौथा आइडेंटिफाई करना है। एंड देयर वाज सीक्वेंस, एंड इन दैट सीक्वेंस यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट ऑड मैन आउट। तो आई वुड
टेल यू कि इसको थोड़े से डिफिकल्ट में रखो और इसको आखिर में सॉल्व करते थे, लेकिन आप ये आसानी से सॉल्व कर लेते थे. दिस वाज वेरी मच डूएबल, दिस वाज वेरी इजी. आई थिंक दिस इज व्हाट मेड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वेरी मच doable in this particular time. And usually abstract reasoning is something that I find it very difficult, क्योंकि uh, जो 25 क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 मिनट्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट दिस टाइम इफ यू वुड हैव जस्ट कैटेगराइज दीस क्वेश्चंस, कुछ चंक में आए थे, एक पूरे चंक में आए थे मेरे आखिर के जो कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसके चंक में ये सारे आए थे. सो इट वाज वेरी मच डुएबल फॉर मी. So that's the reason I would rate these questions at 4 to 4.5. These questions would have been a little bit tricky कि मैं मीडियम लेवल बोलता हूँ इनको, मीडियम से डिफिकल्ट लेवल, बट देन अगेन दीज वर नॉट टू मेनी, सो आई वुड स्टिल रेट इट एज 4 to 4.5. So this was an overall overview of abstract reasoning. Now this was something that I believe was coming from uh, slot 1, but as I mentioned earlier, slot 3, slot 4 was a little bit difficult. And I would again go on to say कि slot 3, slot 4 भले ही difficult था, you need to understand that there is a concept called as normalization which happens. कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ questions तो directly CAT के डाल दिए थे, ZAT के डाल दिए थे. आई वुड से कि जब भी शेर शिकार करने जाता है तो कभी वो ऐसा दिखता नहीं है कि यार मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, मैं रो पड़ूंगा, क्या होगा स्लॉट 5 स्लॉट 6 में, क्या होगा अगर स्लॉट 3 स्लॉट 4 गंदा था, इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी गोइंग टू इंक्रीज स्लॉट बाय स्लॉट बेसिस. My only strategy for you guys is going to be who are going to appear for slot 5 slot 6 is forget about everything. जो मैंने यहाँ पे आखिर में पॉइंट 5 दिया गया है कि forget कि what has happened in the past, what has happened in the previous slots, and just go for the kill. जस्ट गो फॉर द किल. बिकॉज मेरे मेंटोर जो थे, जब भी मैं प्रिपेयर करता रहा, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब कैट एग्जामिनेशन दी थी, मुझे मेरे मेंटोर ने कहा था कि बच्चा अगर तू एग्जाम देने जा रहा है तो अगर तुझे इजी लग रहा है कोई पेपर तो ध्यान ले कि वो सबके लिए इजी होगा. इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर ऑल, सो डोंट गेट एक्साइटेड क्वाइट अ लॉट. एंड व्हाट हैपेंस इट व्हेन स्लॉट 1 जैसा पेपर होता है और वो काफी इजी आ जाता है, तो लोग काफी गलतियां कर बैठते हैं कि दे लूज आउट ऑन देयर एक्यूरेसी बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन देयर स्पीड. whereas the other way around, जैसे slot 3 and slot 4 था, so people would have gotten very much क्या बोलते हैं इसको, लोग थोड़े से डर जाते होंगे, और उसी टाइम that is your time when you have to take a step back and then leap. That is what a tiger does, right? Like they take a step back and then they take a bigger leap, and that is your time when people are afraid. You should be greedy and you should be jumping onto solving as many questions as possible, because अगर आपको difficult जा रहा है, क्योंकि and I'm assuming कि you have prepared quite a lot, सो इफ आपको अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाएगा इफ दे आर सीरियस. सो एंश्योर दैट यू डोंट लूज आउट ऑन योर मोरल. मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं. पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर आपके लिए ये सबके लिए जो होगा, आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा. इफ यू गो विद दिस माइंडसेट देन यू डोंट लूज योर शिट इन द एग्जामिनेशन. अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रिमेन कंपोज. मैंने मेरे सेंटर में देखा था, मैं जब एग्जामिनेशन देने गया था तो मेरा पीसी ही चालू नहीं हो रहा था. So, because I was not over there to score it, I was very chill and very calm. I just called that person and he did all the mumbo jumbo over there and उसने PC शुरू कर दिया. But I saw that something similar was happening to the person who was 2 rows ahead of me, and he was losing his shit. And when you do that, you lose out on your composure to solve any examination, and which is the most critical thing. आप कितना भी कुछ भी solve कर लो, understand that you are going to lose out on couple of things. So ensure that you remain composed. मेरा हमेशा का एक strategy होता है that always solve easy first, then break it down into medium and then solve difficult ones. कि ये आप solve कर लिए तो इतना याद रखना है कि जेबी तो आपको मिल ही गया है. जेईबी का मिनिमम मार्क तो आप क्लियर ही कर लेते हो, तो वो सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करने के बाद में आप कौन से राउंड में जीबी में सिलेक्ट होते हो, दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक इनटू. कि जेबी के फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो. सो ऑलवेज हैव अ स्ट्रेटजी दैट यू सिलेक्ट ऑल द इजी क्वेश्चन, किल दोस मीडियम क्वेश्चन, किल दोस, एंड देन गो फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन. एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी उसको सेगमेंट करके ट्राई टू सॉल्व इट. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड द आंसर आउट. एंड if I have to just borrow some of the examples from couple of
कुछ जो स्लॉट्स दिए गए थे पहले, तो आई वुड रिकमेंड यू सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एट द वेरी ऑनसेट ऑफ इट फॉर स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6 folks. If that is your comfort zone. Agar nahi, to just go with this very generalized strategy of easy, medium, and difficult, and you'll be able to solve everything. Uh, One last thing that I would like to tell you is that there are quite a lot of formulas out there. I'm also going to put out on our website what are the general formulas. Ensure that you go through it. The reason I'm saying this is कि number systems के ना कुछ चीजें मैंने हमारे अभी कैट के बैचेस शुरू हुए थे एंड आई एम टेकिंग नंबर सिस्टम्स के टॉपिक इन दैट. और मैंने नंबर सिस्टम सिखाते सिखाते मैंने कहा था कि एक नंबर काफी प्यारा है 1001 विच हैज गॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 7 into 11 into 13. मुझे नहीं पता कि ये 1001 कहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये रट्टा मार के रखा. इट इज अ टेम्पलेटाइज नंबर, वो कहीं पे भी आ सकता है. और उसके क्वेश्चंस आए थे नंबर सिस्टम्स के, ये 352 352 या फिर 325 325, कुछ तो ऐसा नंबर आया था. एंड आपको पूछा गया था कि इसके फैक्टर्स बताओ क्या होगा. फैक्टर्स मतलब ये किससे डिविजिबल होगा. विल इट बी डिविजिबल बाय 7, विल इट बी डिविजिबल 11, विल इट बी डिविजिबल बाय 13, या फिर 7 11 13, या फिर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो मुझे अगर कोई नंबर रिपीटेटिवली दिखता है तो ये 1001 से. सो कुछ जो बेसिक बेसिक चीजें होती है ना, कि जो एक आउटलायर करके दी होती है. If you would have attended all my lectures, I have given some small tips like this. If not, then just there are couple of booklets available out there. आपने जो भी क्लासेस लगाए तो उससे आपको बुकलेट की मांग करनी चाहिए, या फिर कुछ बुक्स मिले होंगे. तो just go through the theory, make your own cheat sheet for the formulas, and go through those formulas whenever you're traveling. Ensure that you don't drive to the examination, because I personally believe that if you are driving to an examination, then that takes away all the energy while driving. And you can use that time for going through all of these formulas in the morning and the afternoon, right? So just वो travel time के time पे you can just go through these kind of questions is what I would tell you. So now coming to what are going to be the cutoffs, I personally believe that slot 1 and slot 2 is going to be a differentiator where normalization अगर होना है तो इनको नीचे लाना होगा और इनके ऊपर लाना होगा. तो JBIMS के लिए आपको अगर आराम से, अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू JBIMS, मैंने मेरे रिकॉर्डिंग में कहा था कि कम से कम 160 तो लाना ही चाहिए आपको. बट ए सेफ बेट वुड बी एनीथिंग बिटवीन 170 to 180 फॉर स्लॉट 1 स्लॉट 2. स्लॉट 4, सॉरी स्लॉट 3 slot 4 के लिए I would say anything between 160 to 175 would be a very safe bet for GBIMS. देन बाकी सारे कॉलेजेस का फिर 10 मार्क्स से गिरा दो, एंड देन यू विल 10 20 मार्क्स से गिरा दो, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू सिमसरी, केजे सोमैया, let's say Chetna, Pumba, all of these other colleges. But my focus is going to be JBIMS because that is what is going to set the barometer. ठीक है. तो if you focus for slot 5 and slot 6 in a very easy manner, के मुझे इजी मीडियम डिफिकल्ट में एक पूरा स्ट्रैटेजी बना के अंदर घुसना है, तो आई थिंक दैट शुड बी वेरी मच इजी फॉर यू टू crack the examination. If you do it at least in very much this particular fashion, you can crack the examination. However, मैंने क्या किया है कि just to discuss a little bit more elaboratively, I have also shared a link in the description box. If you can join the description box while a link, we can connect a little bit later. We can also discuss that what should be your strategy. कि अभी सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, राइट? सो सम ऑफ यू गाइस मस्ट हैव आल्सो गिवन क्या बोलते हैं इंटरव्यूज फॉर IIM मुंबई. अभी IIM मुंबई का रिलीज हुआ है, IIFT का रिलीज हुआ है. मेरा IIFT का और एक वीडियो है, चेक कर लेना. आई विल इंश्योर दैट आई विल पुट द लिंक इन दिस पर्टिकुलर इसमें. लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेप होगा, कुछ क्या डिस्कस करना है कि हमें इसके बाद में क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, उसके लिए लिंक दी गई है. डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप चैनल. I would be more than happy to discuss with you कि क्या करना चाहिए. And there are no charges, right? It's free of cost. तो गप्पे गप्पे शप्पे लड़ाना है, फ्री में बातें करनी है, तो it's more than I welcome these kind of discussions. So don't be afraid of solving the next slot if you are appearing for slot 5, slot 6. Those the people who have already given the examination, what should be your next step? आगे जाके क्या करना चाहिए? Should you stick and wait for your मार्च के ये CET का रिजल्ट, और इफ यू हैव गॉटन एनी अदर इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? लेट्स डिस्कस दैट. लेट्स सी हाउ वी कैन मूव अहेड. बट आई वुड से स्टे मोटिवेटेड, स्टे targeted, so that you can get into the top 20 B schools out there in India. There is no other better time to doing MBA than right now. Stay motivated. Let's get in touch. And yeah,
See you later. Have a nice day. Bye bye, guys.